मल्होत्रा पहुंच चुकी थी तो वहां पर अंदर जाके आराम से लक्ष्य और उसके पेरेंट्स से अच्छे से मिलती है। तो वहीं अपने मामा और मामी को नमस्ते करती है, सभी की अच्छे से हेलो हाय नमस्ते करने के बाद कुछ टाइम उन्हीं के साथ बैठती है। तभी अंजलि मामी उसे कुछ इशारा करती हैं। अनिका उठकर ऊपर की तरफ कदम बढ़ा देती है। जैसे ही अनिका ऊपर जाती है वो भी खुश हो जाती है क्योंकि आज वाकई ही श्वेता काफ़ी प्यारी और सुंदर भी लग रही थी। और जैसे ही अनिका वहाँ पर जाती है उसे देखकर काफ़ी खुश हो जाती है और जाकर अनिका के गले लग जाती है। कहती है थैंक यू थैंक यू थैंक यू दीदी, क्योंकि ये आपके बिना पॉसिबल नहीं था और अब आपकी वजह से मेरा ये सब यानी कि मेरा जीवन साथी मेरी पसंद का जो मेरे हर चीज़ का अपने तरीके से सोचता है, मेरे को खुश करने के लिए वो सब कर सकता है, ये सब आपके द्वारा ही हो पाया है। अब अनिका उसके माथे पर किस करती है, फिर कहती है आज बड़ी प्यारी लग रही हो, तुमने एक नज़र का टीका तो लगाया है। तभी अब श्वेता थी कि नाम ऐसे हिला देती है। तभी अनिका जल्दी से एक काजल लेके आती है, उसके कान के पीछे एक छोटा सा टीका लगा देती है। फिर कहती है मेरी बहन को किसी की नज़र ना लगे। और रही बात तुम्हारे जीवन साथी की, तो ये तुम्हारी अपनी किस्मत थी, मैं तुम्हारी किस्मत को नहीं मिटा सकती क्योंकि किस्मत हर सभी की अलग अलग होती है। जिसकी लाइफ में जो होना है वो होकर ही रहता है, चाहे वो पहले हो जाए या फिर बाद में हो जाए, सबकी अलग अलग होती है। तो सबकी अपनी ही किस्मत है। तो इसमें मैंने तुम्हारा बस साथ दिया, या ये कहे कि मैंने सच का साथ दिया, जो मुझे ठीक लगा मैंने तुम्हें वो बताया। अब अनिका फिर श्वेता से कहती है नीचे चलो, लक्ष्य काफ़ी उत्सुक हो रहा है तुम्हें देखने के लिए। अब अनिका और जल्दी से श्वेता का हाथ पकड़कर नीचे की तरफ कदम आगे की तरफ बढ़ा देते हैं। जैसे जैसे वो आगे की तरफ जा रही थी तो वह लक्ष्य को ढूंढने लग जाती है। अब अनिका कहती है कि वो भी तुम्हें ही ढूंढ रहा है। अब दोनों ही नीचे चले जाते हैं और सभी की नज़रें अब श्वेता पर ही टिकी हुई थी और लक्ष्य का तो मुंह खुला का खुला ही रह गया था। तभी अनिका अब आगे की तरफ कदम बढ़ाती है और उसे अंजलि मामी के पास बिठा देती है। तभी अब अनिका जैसे ही आगे की तरफ चलती है तो वह लक्ष्य से कहती है सब्र का फल मीठा होता है। अब लक्ष्य को समझ आता है और अपना मुंह बंद करके फिर आराम से बैठ जाता है और बातें करने लग जाते हैं। और अंजलि मामी, अनिका और लक्ष्य की फैमिली मेंबर आपस में बातें करने लग जाते हैं। फिर अब लक्ष्य की बहन कहती है कि आपकी बेटी बड़ी ही प्यारी है और मेरे भाई की कितनी अच्छी और कितनी प्यारी पसंद है वो तो हमने देख ही लिया है। अब हम ना करने वाले कौन बनते हैं, क्योंकि अगर लक्ष्य भी ना कहे तो मैं तो देखो 100 में से 101% हाँ करूँगी। अब उसकी बात सुनकर सभी हंसने लग जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद ही अब लक्ष्य की मोम कहती है अगर आपको किसी बात का एतराज़ ना हो तो क्यों ना आज एंगेजमेंट की रस्म की जाए। अब ये बात सुनकर तो किशन और क्रिश और सावी अनिका सभी हैरान हो जाते हैं और क्योंकि उन्होंने ये सब एक्सेप्ट नहीं किया था। अब लक्ष्य की मोम कहती है देखो ऐसे ही है कि हम पहले एंगेजमेंट कर देते हैं और फिर जल्द से जल्द इन दोनों को शादी के बंधन में बांध देते हैं, क्योंकि अभी फैमिली में हमारे थोड़ा सा आपको भी पता है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि ऐसे माहौल में अगर खुशियाँ हमारे घर आती हैं तो हम उन्हें कैसे हाथ पकड़कर बाहर कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे सभी आपस में बातें करने लग जाते हैं। तभी अनिका की तरफ सभी देखने लग जाते थे क्योंकि ऐसी बात की एक्सेप्टेशन उन्होंने नहीं की थी कि कहीं लक्ष्य वाले एंगेजमेंट के लिए अभी ना कहें। लेकिन अब कृष्ण मामा और अंजलि सभी दोनों ही अनिका की तरफ देख रहे थे। तभी अनिका बात को संभालते हुए कहती देखो आंटी जी, मैं बीच में ज़्यादा तो कुछ नहीं कहूँगी लेकिन चंद शब्द ही कहूँगी, क्योंकि हमारी फैमिली मेंबर्स में अभी हमारे सिवा कोई नहीं है, यानी कि अभी मामा मामी को अपने जो पास वाली रिश्तेदारी है सभी को इकट्ठा करना चाहते हैं, क्योंकि इनकी इकलौती बेटी की एंगेजमेंट है, इसलिए ऐसे फीके तो नहीं कर सकते ना। इसलिए अगर आप को चाहिए कि आप जल्द से जल्द करना चाहते हैं तो कम से कम हमें 1 वीक का टाइम दो। उसके बाद हम अच्छे से पूरी तैयारी के साथ अच्छे से जश्न के साथ इस टाइम और इन दोनों की लाइफ के सबसे इम्पोर्टेंट डे को अच्छे से डेकोरेशन के साथ सेलिब्रेट करेंगे। अब अनिका की बातें सभी को अच्छी लगती हैं और सभी खुश भी हो जाते हैं। तभी लक्ष्य की मोम कहती है कि ओके
बेटा अगर आप कह रही हो तो हम ऐसा ही करेंगे, लेकिन मैं 1 वीक से ज़्यादा टाइम नहीं दूंगी। नेक्स्ट वीकेंड इसी डे को हम अनिका से कहती है कि श्वेता और लक्ष्य दोनों की एंगेजमेंट का डे सबसे अच्छा रहेगा और हॉलीडे भी है, तो इससे अच्छा मौका हमें दोबारा नहीं मिलेगा। अब अनिका हाँ में सिर हिला देती है। अब अंजलि मामी को कुछ इशारा करती है तो अंजलि मामी खड़ी होकर आगे की तरफ बढ़ जाती है। अनिका उनसे कुछ बात करती है और कहती है कि अब मुझे चलना चाहिए, आप सभी बातें करो। अब क्योंकि अनिका जब से वहाँ गई थी, इसकी जो उसने वॉच पहनी थी वो काफ़ी टाइम से बीप बीप कर रही थी, लेकिन अनिका उस पर कोई ध्यान नहीं दे रही थी। इसलिए अनिका जल्दी से आगे की तरफ जैसे ही अपनी गाड़ी में बैठकर घर की तरफ निकलती है तो दूसरी तरफ किसी की कॉल आती है। वह किसी और की नहीं बल्कि उसके भाई आकाश गुलेरिया की थी। आकाश काफ़ी परेशान था। वह अनिका से कहता है, अनिका मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है, क्या तुम मुझसे मिल सकती हो? तभी अनिका कहती है कि हाँ बोलो, अगर ज़्यादा ज़रूरी नहीं है तो आप फ़ोन पर ही बता सकते हो, उसके बाद जैसा भी सिचुएशन होगी मैं उसे उस तरीके से हैंडल कर लूँगी। अब अनिका की बात सुनकर आकाश गुलेरिया कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें बता देता हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से तुम्हें बताना चाहता था लेकिन मैं बता नहीं पा रहा था, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मुझे तुम्हें बताना ही बेहतर होगा। अनिका कहती है कि अब ऐसे पहेलियाँ मत बुझाओ, अब जो बताना है जल्दी से बताओ। अनिका की बात सुनकर अब आकाश कहता है, हाँ अनिका, ये दरअसल बात ऐसे है कि जब से तुम्हारा बर्थडे वाला डे था, यानी कि वो दिन था, उस दिन से ही करण पापा काफ़ी परेशान और अपने आप में या अपनी दुनिया में खोए रहते हैं, और या ये कहे कि वह बस ना सोते हैं ना जगते हैं, बीच में ही हैं। अब अनिका समझ जाती है कि वो सब किस लिए हो रहा है। अब आकाश कहते हैं क्योंकि अगर करण पापा ऐसे ही रहते हैं तो वो बीमार हो जाएंगे, क्योंकि दिन प्रतिदिन उनकी तबीयत काफ़ी डाउन होती जा रही है। इसलिए मैं तुम्हें बस यही कहना चाहता हूँ। गाड़ी मरवा हाउस ना जाकर गुलेरिया हाउस की तरफ मोड़ देती है। जल्दी से अनिका गुलेरिया हाउस पहुँच जाती है और गाड़ी से उतरती है तो करण गुलेरिया बाहर ही बैठे हुए थे। अब अनिका उनसे पूछती है कि क्या हुआ पापा, आप काफ़ी परेशान हो, आकाश ने मुझे बताया। अब करण गुलेरिया कुछ नहीं कहते। तभी अनिका कहती है कि पापा मैंने आपको बताया है और बोला भी है, जैसा ही मुझे उस चीज़ के बारे में, उस इंसान के बारे में पता चलता है तो मैं आपको ज़रूर इन्फॉर्मेशन दूंगी। लेकिन करण गुलेरिया थे कि अपनी दुनिया में ही खोए हुए थे। अब अनिका को भी उनकी ऐसी हालत पर तरस आ रहा था। कहीं ना कहीं अनिका भी सोच रही थी शायद वह माँ को समझा सकती, क्योंकि पापा की हालत मुझसे अब ये देखी नहीं जाती। अब अनिका इतनी देर से आए करण गुलेरिया से बातें कर रही थी, लेकिन करण गुलेरिया अपनी ही दुनिया में खोए हुए थे। फिर अनिका उन्हें थपथपा कर आपस में हिलाती है तो अब करण गुलेरिया भी झट से खड़े हो जाते। फिर कहती है, हाँ अनिका तुम कब आई? इतना कहकर अनिका समझ जाती है कि ये काफ़ी स्ट्रेस से चल रहे हैं। अब अनिका जल्दी से अपनी पॉकेट से कुछ नहीं कहती एक टैबलेट निकालती है और करण गुलेरिया के हाथों में थमाकर पानी का गिलास उनको दे देती है। अब करण गुलेरिया बिना कुछ कहे ही वह मेडिसिन ले लेते हैं। उसके बाद अनिका के सामने वाली चेयर पर बैठते हुए फिर कहते हैं, हाँ बेटा तुम कब आई, बोलो क्या बात है, कोई प्रॉब्लम है? अब अनिका कुछ नहीं कहती, फिर बस वो इतना ही कहती है, मैं बस इधर से गुजर रही थी, मुझे लगा कि आपसे मिलती चलूं। अब इतनी बात कहकर करण गुलेरिया कहते हैं कि ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। अब अनिका कुछ नहीं कहती, उन्हें बस इतना ही कहती, आप अपने रूम में जाकर रेस्ट कीजिए। अब करण गुलेरिया को अंदर की तरफ छोड़ती है, लेकिन अंदर न जाकर वह बाहर की तरफ ही कदम अपने रख लेती हैं। अब करण गुलेरिया कहती हैं, बेटा घर आई हो, अंदर नहीं आओगी? अब अनिका कहती है कि पापा दरअसल बात ऐसे है कि तीनों बच्चे अकेले हैं और आज श्वेता को देखने के लिए लड़के वाले आए थे, तो इसलिए मैं बस वहीं थी। तो वहीं के बाद मुझे आपका ध्यान आया और आपकी याद आई, इसलिए पास में थे, तो इसलिए मैं आपके पास आपसे मिलने के लिए आ गई। अब अनिका की बातें सुनकर करण गुलेरिया समझ जाते हैं कि बिना माँ के बच्चे कितने परेशान हो जाते हैं। अब वो कहते हैं कि जाओ बेटा, मैं अपने आप अपना रेस्ट कर लूँगा, आप परेशान मत हो और मेरी फिक्र तो बिल्कुल भी मत करो।
अब अनिका भी हाँ में सिर हिला देती है और फिर जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठ जाती है। जैसे ही गाड़ी में बैठती है तो वह अपनी वॉच को ऑन करती है और जैसे ही वॉच को ऑन करती है तो वो अपनी माँ से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी माँ अभी कॉल पर नहीं थी। लेकिन कुछ टाइम बाद ही दोनों आपस में कुछ टाइम के लिए बातें करते हैं। अब अनिका बात करने के बाद जल्दी से अपनी गाड़ी को लेती है और एक अंधेरे गलियारे से होते हुए आगे की तरफ अपनी गाड़ी को बढ़ाती जा रही थी। तभी वह अपने फ़ोन से कुछ टाइप करती है और फिर उसे टाइप को करने के बाद उसे सेंड कर देती है। यह मैसेज अनिका ने रोहित को भेजा था। उसने बताया था कि मुझे आने में कुछ टाइम लग जाएगा, इसलिए तुम जल्दी से ऑफिस से आ जाना और घर में बच्चे अकेले हैं। मैंने सुबह उन्हें बोला भी नहीं था क्योंकि तीनों ही बच्चे सो रहे थे। आज मैंने उन्हें उठाना बेहतर नहीं समझा। अब अनिका जल्दी से अपने फ़ोन को रख देती है और अपनी गाड़ी की स्पीड तेज कर देती है। कुछ टाइम बाद ही अनिका की गाड़ी एक जंगल के आसपास के एरिया में ही उसे एक चट्टान के पीछे ही लगा देती है, यानी कि औरों की नज़रों से उस अपनी गाड़ी को छुपा देती है। फिर वह उसकी अपोजिट डायरेक्शन में आगे की तरफ कदम बढ़ाने लग जाती है। यहाँ पर काफी खंडर थे। अनिका ने एक तरह से अपनी गाड़ी को पार्क कर दिया था और पैदल चलना स्टार्ट कर दिया था। तेजी तेजी से इधर उधर घूम घूम कर देख रही थी। वह किसी को ढूंढ रही थी। यह जगह काफी डरावनी थी। कोई भी सामान्य व्यक्ति इसके अंदर न जाने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करेगा, न ही उसके लिए इसके अंदर जाना संभव होगा। पर ऐसा जानलेवे पौधे थे कि गलती से भी अगर उन्हें छू लिया जाए तो उस इंसान की वहीं पर मौत संभव थी। जहरीले पौधे थे और काफ़ी कैक्टस के भी पौधे थे जिनके कांटे और कैक्टस के मुकाबले काफ़ी लंबे भी थे। अगर भूलकर भी वह वहाँ पर कोई इंसान आगे की तरफ कदम बढ़ाता तो वह उन्हीं में उलझकर अपनी जान यानी कि मृत्यु को गले लगाने के समान ही होता। तो ऐसे में कौन उधर की तरफ जाने की कोशिश करता। तभी स्वाति अंधेरे से निकलकर रोशनी में आ जाती है। इस वक्त अनिका और स्वाति मल्होत्रा दोनों ही एक दूसरे के सामने इस तरह से खड़ी थी जैसे आईना रख दिया गया हो। स्वाति मल्होत्रा अनिका से कहती है, आओ अनिका, कैसी हो मेरी बच्ची? क्या बात है, आज तुम मुझसे मिलने के लिए क्यों आई हो? क्या कोई जरूरी बात है जो तुम्हें यहाँ तक खींच लेकर आई है? जवाब दो। माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए आप यहाँ पर कैसे और अच्छे हो ना? स्वाति मल्होत्रा ने जवाब दिया, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ और जब मेरी बेटी मेरे आसपास ही होती है तो मुझे अच्छा और काफ़ी अच्छा लगता है। ऐसा कहते हुए स्वाति मल्होत्रा अनिका के एकदम ही करीब आ जाती है। अनिका को अपनी बाहों में भर लेती है और फिर प्यार से उसके सिर पर हिलाते हुए उसे एक प्यारी सी किस करती है। उसके माथे पर चूमना स्टार्ट करते हैं जैसे कि कोई छोटी बच्ची को अपने गोद में लेकर उसे प्यार कर रहा हो। अनिका ने भी मुस्कुराते हुए स्वाति मल्होत्रा की तरफ देखा और पूछा, आपका ध्यान सिर्फ अपनी बेटी पर ही है या उनके दुश्मनों पर भी है? अनिका की बात सुनकर स्वाति मल्होत्रा एकदम से चौंक जाती है। वह कहती है, अनिका ये कैसे सवाल कर रही हो? मेरा ध्यान मेरी बेटी और उसके आसपास हर खतरे पर ही रहता है, चाहे वह खतरा किसी भी तरफ से क्यों न आता हो। स्वाति मल्होत्रा के गिने चुने तो अब दुश्मन रह गए हैं, लेकिन इन्हें गिनना भी मुश्किल है। ऐसी बात सुनकर उलझी उलझी अनिका भी काफी अपने सिर को खुजाने लग जाती है। चलो आओ इधर बैठकर बातें करते हैं, आओ उधर बैठते हैं। स्वाति ने ये कहा ही था कि अनिका उस तरफ कदम बढ़ा देती है। अनिका कहती है, माँ इफ़ यू डोंट माइंड, आपसे कुछ बात पूछूं? तभी अनिका की बात सुनकर स्वाति कहा, हाँ तुम यहाँ पर आई हो तो कुछ जरूरी ही काम होगा, सुनने के लिए तो बताओ। अनिका पूछती है कि मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि। फिर अनिका इतना ही कहती है, फिर चुप हो जाती है। फिर स्वाति मल्होत्रा अनिका के फेस को ऊपर की तरफ उठाती है और कहती है कि बोलो बोलो अनिका, क्या पूछना चाहती हो? तुम इतनी चुप क्यों हो और अपने मन में ही कुछ सोच रही हो? अनिका अपनी माँ की आवाज़ सुनते ही अपनी सोच से बाहर आ जाती है और मुस्कुरा कर कहती है, क्या आप हमारे लिए नए दुश्मन की पहचान करने और उसके ठिकाने तक पहुँचने में हमारी मदद करेंगी? क्या उन दुश्मनों के खिलाफ लड़ने के लिए कोई तैयारी है आपके पास? हमारी मदद हो जाएगी क्या? अब तक जो माँ आपको भी पता चल चुका होगा कि हम मेरे सामने क्या समस्या आई है। अब अनिका की बात सुनकर उसकी माँ एक प्यारी सी स्माइल के साथ कहती है, हाँ बेटा, तुम्हारे आसपास जो भी तुम्हारे दुश्मन हैं या तुम्हारे तरफ ही कोई चाल खेल रहे हैं या फिर तुम्हारे सामने कोई टास्क आया, सभी पर ही मेरी नज़र रहती है। तो ऐसे में उस खतरे को आभास मुझे क्यों नहीं होगा। अब अनिका अपनी माँ की तरफ आस भरी नज़रों से देखती है।
उसकी माँ भी अपनी बेटी की ऐसी नज़रों को पहचान लेती है। अब अनिका कहती है, इस नई लड़ाई और नए दुश्मनों के खिलाफ लड़ने के लिए मुझे आपकी मदद की सख्त ज़रूरत है। अनिका की ये बात सुनकर स्वाति जवाब देती है, तुम्हें इस बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे रहते उसके हाथ अब तुम तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। अब अनिका कहती है, मैं माँ ये कहना चाहती हूँ कि मेरी हर मुश्किल में मेरे दुश्मन नए और उभर कर मेरे सामने आ जाते हैं और पुराने ख़त्म होते हैं तो नए तैयार हो जाते हैं। लेकिन अब बात सिर्फ मेरी सुरक्षा की नहीं है। अगर ये दुश्मन कोई हमारे परिवार से होते तो इसमें हमारे पूरे परिवार की कोई भी खतरा भी हो सकता था या फिर मैं उनका आभास भी कर सकती हूँ। लेकिन मुझे नहीं पता कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं और कैसे उन्हें उससे बचा जा सकता है। अनिका कहती है कि देखो माँ, जिस चीज़ के बारे में हमें पता होता है तो उससे लड़ना आसान होता है, लेकिन जिस चीज़ के बारे में, इंसान के बारे में हमें नहीं पता होता तो उससे निपटना, उससे लड़ना काफ़ी मुश्किल होता है। क्योंकि स्टार्टिंग में हमें दमयंती देवी के बारे में कुछ पता नहीं था तो हमारे सामने वो खतरा काफ़ी बड़ा भी था। लेकिन जैसे जैसे हमें उस दमयंती के बारे में पता चला, उसके अस्तित्व के बारे में पता चला, तो हमने उसके छोटे से लेकर बड़े से प्यादे तक उसे ख़त्म करने की पूरी कोशिश की है। और जहाँ तक है कि हमने उसको पूरा अधमरा ही कर दिया है। यानी कि शरीर तो है लेकिन उसके आसपास सोचने विचारने की शक्ति बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि दमयंती के पास रहकर या फिर उसकी कुछ खास कलाएं थी, उनको भी मैंने वहाँ पर रहकर या उन्हें देखकर मैंने अच्छे से सीख लिया है और मैं भी उनमें कुशल हो चुकी हूँ। उनको भी मैंने अच्छे से सीख लिया है, इसलिए शायद दमयंती से लड़ने में हमारी जीत हुई। लेकिन अब नए दुश्मन के साथ कैसे लड़ूं? काफ़ी कमज़ोर महसूस कर रही हूँ। ना हमें उसकी ताकत का पता है, ना उसे लड़ने का पता है, ना हमें ये पता है कि वो कहाँ रहकर ये सब खेल खेल रहा है। अब स्वाति मल्होत्रा बस चुप होकर अनिका की बातें ही जो काफ़ी टाइम से सुनती जा रही थी। अब स्वाति मल्होत्रा अनिका के सिर को थपथपाते हुए कहती है, तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे नए दुश्मन के बारे में मैं तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर दे दूंगी जल्द से जल्द। ये काम इतना मुश्किल भी नहीं है जितना तुम समझ रही हो। तुम पूरी दुनिया पर राज कर सकती हो, तुम्हें पता है ना। तो फिर वो इंसान कौन है जो तुम्हारे सामने ये खतरे का आवाज़ तुम्हें लग रहा है? वो कुछ नहीं है अनिका, तुम अच्छी हो और सभी के लिए नेक हो और सभी का भला करने वाली हो। इसलिए तुम अपने आप में कहीं ना कहीं अपनी फैमिली में, अपने परिवार में उलझ जाती हो। तो इसलिए तुम्हें उनका सामना करने में स्टार्टिंग में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। अब अनिका अपनी माँ को कहती है कि ठीक है, लेकिन मुझे आपसे एक बात और पूछनी है। अब अनिका की बात सुनकर स्वाति कहती है, अब और क्या रहता है, तुम जितनी चाहो मुझसे क्वेश्चन पूछ सकती हो, मैं तुम्हें आंसर भी दूंगी। अब अनिका कहती है कि आपको मुझे सच सच बताना होगा। अब अनिका की ऐसी बातें सुनकर स्वाति मल्होत्रा कहती है, लेकिन मैंने झूठ तुम्हें कब कहा था? अब अनिका कुछ नहीं कहती, फिर कहती है, पापा यानी कि करण गुलेरिया को भी आपको पता है ना, और उस दिन से उनका काफ़ी बुरा हाल है, या ये कहे वो जिंदा है लेकिन जिंदा लाश के समान है। वो बीमार नहीं है लेकिन बीमार के समान है। वो ऐसी कंडीशन हो चुकी है उनकी कि आज मैं उनसे मिलकर आई, लेकिन मैं उनके साथ थी, उनसे बातें कर रही थी, लेकिन उन्हें इस चीज़ का होश भी नहीं था। अब अनिका की ऐसी बातें सुनकर एक पल के लिए तो स्वाति मल्होत्रा भी हैरान हो जाती है, क्योंकि स्वाति भी कहीं ना कहीं इस बात को जानती थी। करण ने उसको ढूंढने के लिए एक डिटेक्टिव केयर को हायर किया था, इसलिए वह अनिका से कुछ नहीं कहती और चुप रहती है। स्वाति भी कुछ देर के लिए वहाँ पर शांति फैल जाती है। दोनों ही एक दूसरे की तरफ आंखों में कुछ चीज़ पूछ रही थी। फिर अनिका मन ही में फिर से एक सवाल उठाती है और अनिका कहती है, माँ इस दुश्मन के बारे में तो हम कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल ही लेंगे, लेकिन मुझे इस एक और ज़रूरी बात आपसे ज़रूर करनी है। अब अनिका की बात सुनकर फिर कहती है, अब अनिका कहती है कि क्या आप और पापा एक नहीं हो सकते? क्योंकि आपने इतने लंबे अरसे से अकेले में अपना जीवन व्यतीत किया है। मैं नहीं चाहती कि आप हमारे साथ रहो, लेकिन आप यहाँ पर भी अब पापा को लेकर आ सकती हो, उनसे मिल सकती हो या फिर उनसे बात कर सकती हो। अब अनिका की बातें सुनकर स्वाति मल्होत्रा कहती है, अनिका अगर मैं चाहती तो करण से बात कर सकती, लेकिन मैं चाहती हूँ कि अगर मैं उससे दूर रहूँगी तो वो मुझे भूल गया होगा या भूल चुका होगा। लेकिन भूलना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आज तक मैं भी तुम्हारे पापा को नहीं भूल पाई हूँ, यानी कि करण गुलेरिया भी मेरी यादों से नहीं गया है। तो
उसकी यादों से भला मैं कैसे जा सकती हूँ। लेकिन जितनी भी यादाश्त हमारी मिटी हैं तो मैं नहीं चाहती कि वो दोबारा ताज़ा हों, या ये कहे कि मेरे बिना वो एक पल के लिए नहीं रह सकते। अगर मैंने उन्हें एक बार भी बात की और अगर ऐसा हुआ तो मेरे लिए सब कुछ वापस वही मुश्किल भरा हो जाएगा। शायद मेरे वहाँ आने से तुम्हारी और तुम्हारे बच्चे और तुम्हारे पति और साथ साथ तुम्हारी पूरी फैमिली की जान भी दांव पर लग सकती है। इसलिए मैं ऐसा कोई भी नहीं काम करूँगी जो मेरी बेटी तक, दुश्मनों तक पहुँचने में उसका साथ दे। अब अपनी माँ की बातें सुनकर अनिका भी चुप हो जाती है। फिर कहती है कि माँ, क्या आप पापा से एक बार मिल नहीं सकती? अब अनिका की बात सुनकर स्वाति कहती है, अभी समय नहीं आएगा तो मैं उनसे बात भी और मिल भी लूंगी, उससे तुम्हें कोई भी परेशानी नहीं होगी। अब अनिका कहती है कि पापा की काफ़ी तबीयत खराब चल रही है, मुझे नहीं लगता कहीं वह डिप्रेशन का शिकार तो नहीं हो जाए, क्योंकि काफ़ी लंबे अरसे से वो पहले भी बीमार रह चुके हैं। अब की बार शायद उनकी बॉडी उनका साथ ना दे। अब अनिका की ऐसी बातें सुनकर स्वाति मल्होत्रा कहती है कि उसकी भी परेशानी का तोड़ मेरे पास है, क्योंकि मैं तुम्हें एक एंटीडोट बना कर दूंगी, फिर तुम वो करण गुलेरिया को दे देना। अब अनिका समझ नहीं पा रही थी कि ऐसी क्या एंटीडोट है, लेकिन अनिका हाँ में सिर हिला देती है। फिर आगे कुछ पूछती है, जब सबसे बड़ी दुश्मन आपकी दमयंती थी और क्रिस्टोफर था, तो फिर उनका केस सोल्व हो चुका है, तो आप वापस हमारे यानी कि खासकर पापा की लाइफ में दोबारा क्यों नहीं आना चाहती? क्योंकि बरसों से वो काफ़ी इंतजार कर रहे थे आपका और आप लौटकर भी नहीं आएगी, लेकिन उन्होंने अपनी आस बिल्कुल भी नहीं छोड़ी, क्योंकि प्यार कभी भुलाया नहीं जाता। अब अनिका को स्वाति मल्होत्रा कहती है कि हाँ, ये तो बात बिल्कुल ठीक है, प्यार कभी नहीं भुलाया जा सकता, भले ही अंतिम प्राण क्यों ना निकल जाए। अंतिम प्राण के टाइम भी हम जिससे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं वही हमारे सामने आता है, उसी का चेहरा इर्द गिर्द घूमता रहता है, उसी को लास्ट टाइम में याद करते हैं। अगर आप चाहो तो एक काम तो हो सकता है, आप कुछ टाइम पापा के साथ बिता सकती हो। मुझे पता है कि ये टैबलेट किस चीज़ की है। अब अनिका क्योंकि कब से उन टैबलेट को हाथ में लेकर कुछ नोटिस कर रही थी, क्योंकि जब से टैबलेट दी थी उस स्वाति मल्होत्रा के फेस पर एक शांति भरे भाव थे, वो दिखाई दे रहे थे। अनिका कहती है कि पापा की ओल्ड मेमोरी को वीक करने से कुछ नहीं होगा, अगर होता भी है तो मैं नहीं चाहती कि पापा की अपनी यादाश्त, जो उसकी छोटी छोटी प्यारी प्यारी यादाश्त है, पुरानी पिक्चरें हैं, वो उन्हें देखकर अब तक जिंदा हैं, वो उनकी ज़िंदगी से चली जाएंगी तो फिर उनके जीने का आधार क्या रह जाएगा। आज अपनी बेटी के मुंह से ऐसी समझदारी जैसी बातें सुनकर स्वाति मल्होत्रा समझ जाती है कि मेरी बेटी भी बड़ी हो चुकी है। स्वाति मल्होत्रा कहती है कि बेटा, मैं यहाँ दुनिया की नज़रों से छिपकर बस तुम्हारे और हमारे परिवार की शांति के लिए ही रहती हूँ, ताकि तुम पर किसी तरह का खतरा तुम्हारे ऊपर आता है तो मैं उसे भाप कर उसे जड़ से नष्ट करने की कोशिश करती हूँ। अनिका फिर कहती है कि मैं ऐसी बिल्कुल भी नहीं चाहती कि आप ऐसा कुछ करो, लेकिन मुझे पापा की बेचैनी भी नहीं देखी जा सकती। बाकी अगर आपको जो ठीक लगे वो आप कर सकती हो। स्वाति कहती है, हाँ, एक बार मैं इस बारे में ज़रूर सोचूंगी, और नए दुश्मनों के बारे में पता चल जाएगा तो उसकी सख्ती, इसलिए कमज़ोर के बारे में कुछ सोच रही हूँ, और ऐसा तो मैं इसलिए नहीं करना चाहती जिससे तुम्हें और भी मुश्किल का सामना करना पड़े। अब स्वाति मल्होत्रा कहती है कि बुराई की कोई ना कोई कमजोरी होती है, और उस बुराई को ढूंढकर हम उसकी तहकीकात करेंगे और उसकी जड़ तक पहुंचेंगे। सिर्फ उस कमजोरी का ही पता लगाना होगा हमें, उसके बाद तो हम उस इंसान के चेहरे को बेनकाब कर सकते हैं और उसके पास पहुंच भी सकते हैं। कुछ मिनट की शांति के बाद आप दोनों एक दूसरे की तरफ देखती हैं। फिर स्वाति मल्होत्रा कहती है कि तुम्हारा यहाँ बहुत देर तक रुकना भी ठीक नहीं है, इसलिए तुम्हें अब जाना चाहिए। और हाँ अनिका, तुम्हें जो ठीक लगे तुम वो कर सकती हो। अनिका जवाब देती है, नहीं, किसी भी तरह से नहीं। अब मुझे लगता है कि समय आ गया है कि हमें इन दुश्मनों का खात्मा करना होगा, क्योंकि हम पूरी जिंदगी तो इन पावर ड्रग 16 के द्वारा के लिए तो नहीं लड़ सकते ना। अब आप मुझे जवाब दीजिए कि आप इस जगह में मेरा साथ देंगी क्या नहीं। अब अनिका की बात सुनकर
इस मिशन में आप मेरा साथ देंगी कि या नहीं, मेरी मदद करेंगी कि या नहीं। अब स्वाति मल्होत्रा ने प्यार से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जब मेरी जिंदगी का मकसद ही मेरी बेटी की जिंदगी है को खुश करना है तो भला मैं अपनी बेटी का साथ क्यों नहीं दूंगी। आगे क्या करना है, कैसे करना है, फिलहाल तुम मुझ पर छोड़ दो और जल्द ही हम फिर से मिलेंगे और मैं जल्द से जल्द उससे तुम्हारे लिए नए दुश्मन को ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगी। मुझे लगता है कि अनिका अब तुम्हें यहाँ से चलना चाहिए क्योंकि तुम्हारा ज़्यादा देर तक यहाँ रुकना बिल्कुल खतरे से खाली नहीं है। अब ये बात बोलने के बाद अनिका भी स्वाति की बात में हामी भरती है और वहाँ से बाय बोलकर आगे की तरफ कदम बढ़ा देती है। जाने के लिए अलविदा लेती है, तभी स्वाति भी अनिका को बाय बोल देती है। अनिका फिर उस रास्ते से निकलकर अपनी गाड़ी में आकर बैठ जाती है। अब वह सोचने लग जाती है कि मैं कहाँ जाऊँ। तभी उसे कुछ याद आता है तो वह सीधा अपनी गाड़ी को रोड पर चलाना स्टार्ट कर देती है और काफ़ी स्पीड से जाती है। उसके बाद जब उसे दिखता है कि आसपास व्हीकल्स नॉर्मल हो गए हैं या फिर उनकी तादाद ज़्यादा हो गई है तो अनिका नॉर्मल जो गाड़ी की स्पीड थी उसे कर लेती है। अब यहाँ पर दूसरी तरफ स्वाति मल्होत्रा भी अपने इस नए दुश्मन के बारे में सोच रही थी क्योंकि जो उसने अभी डीएनए बनाया था और उसके साथ वो कौन बना रहा है इस बारे में भी स्वाति मल्होत्रा काफ़ी सोच ही रही थी। इसके बारे में एक लंबे समय से एक कौन प्लानिंग कर रहा है क्योंकि मुझे नहीं लगता ये कुछ टाइम से इस पर काम किया गया है क्योंकि लंबे अरसे के बाद ही हम एक अच्छे एक्सपेरिमेंट पर पहुंचते हैं, लेकिन इस पर ज़्यादा काम किया जा रहा है तब इस नतीजे पर पहुंचा गया है। या ये कहा जाए कि उन पर एक्सपेरिमेंट करके देखा जा रहा है या फिर उन्हें जानबूझकर ऐसा खतरनाक इंसान बनाया जा रहा है। यहाँ पर दूसरी ओर कौटिल्य अपने उस काम में लगा हुआ था जो अनिका ने उसे दिया था, तो भूमि भी अपने कैबिन में बैठकर अपने काम में लगी हुई थी। जैसे ही अनिका वहाँ पर पहुँचती है, अनिका की देखती है कि अनिका सीधे ही जाकर स्पेशल डिपार्टमेंट में इंस्पेक्टर अरबाज के कैबिन में चली जाती है। इंस्पेक्टर अरबाज के कैबिन में जाते ही अनिका बाहर से पूछती है, मे आई कम इन सर। इंस्पेक्टर अरबाज कहते हैं, यस अनिका यू कम। अब अनिका भी आगे की तरफ कदम बढ़ा देती है। इंस्पेक्टर अरबाज समझ आते हैं कि अनिका शायद इस केस के बारे में कुछ ना कुछ जानकारी लेकर जरूर आई है। इस केस के बारे में कुछ जानकारी हासिल हुई है अनिका ने सीधा इंस्पेक्टर अरबाज ने ये क्वेश्चन किया तो अनिका ने ये एक्सेप्ट नहीं किया था। अब इंस्पेक्टर अरबाज अनिका को बैठने का इशारा करते हैं और अनिका बैठकर एक चेयर पर आराम से बैठ जाती है, पीछे बैग लगाकर। अनिका, हमारे इस केस में आपने ज्वाइन किया, हमें अच्छा लगा। अब अनिका भी समझ जाती है कि केस के बारे में ही इंस्पेक्टर अरबाज मेरा बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अनिका एक प्यारी सी मुस्कुराहट से अब इंस्पेक्टर अरबाज की तरफ करती है। अब इंस्पेक्टर अरबाज भी अनिका के फेस की स्माइल देखकर दूसरी तरफ से एक प्यारी सी स्माइल वो भी करते हैं। अनिका, अब इसे केस में उसके साथ अब तुम हो तो मुझे नहीं लगता कि ये केस लेट होगा। अब जल्द से जल्द इस केस को भी हम अच्छे से सोल्व कर लेंगे। हालांकि अनिका ने इस केस में शामिल होने के लिए अपनी कंडीशन रख रखी थी। वह अपने ही तरीके से इस केस को सोल्व करने वाली थी। उसे जिन जिन लोगों की जरूरत थी वह अनिका अपने ही हिसाब से करेगी। इसलिए उसने भूमिका और कौटिल्य को पहले से ही यहाँ पर काम के बारे में अच्छे समझा दिया था और भेज भी दिया था। वहीं प्रीति को भी उस केस के लिए उस डीएनए का सैंपल दे दिया गया था जिस पर वो काफ़ी दिनों तक उस पर रिसर्च कर रही थी। अब अनिका इंस्पेक्टर अरबाज के चेहरे की तरफ देखते हुए कहती है, नहीं सर, अभी तक मुझे इतना बड़ा कुछ चीज़ हासिल तो नहीं हुई है, लेकिन जल्द से जल्द इस केस को सोल्व किया जा सकता है। डीएनए पर काम करना स्टार्ट हो चुका है और जल्द ही इसकी रिपोर्ट हमारे अपने हाथों में होगी। आखिर ऐसा उसमें कौन से केमिकल और कौन से कंपोज उसमें शामिल किए गए हैं, इस बारे में तो हमें रिपोर्ट्स के आधार पर ही अच्छे से पता चलेगा। उसके बारे में जल्द से जल्द खोजेंगे कि इसका एंटीडोट कैसे तैयार किया जाएगा। अब अनिका आगे कहती है कि लेकिन मुझे आपसे कुछ और भी पूछना है। इस बार इंस्पेक्टर अरबाज हैरानी से अनिका की तरफ देखते हैं। अनिका पूछती है कि इस केस से रिलेटेड मुझे जितना भी पता चला है कि तुम्हें सब कुछ बताने के लिए तैयार हूँ। क्या
इस डीएनए के अलावा भी आपके पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है ताकि हम इस केस के जल्द से सोल्व कर सकते हैं, या फिर इससे जुड़ी हुई हो जो आप मुझे बता नहीं पाए हो, बताना चाहते हो, या फिर खुद भूल गए हो और अच्छे से सोचकर अच्छे से याद करने की कोशिश कीजिए। तब इंस्पेक्टर अब्बास कहते हैं, नहीं अनीका, मैं बस ये सैंपल ही ले पाया था, क्योंकि मैं इससे ज़्यादा कुछ और भी कर पाता तब तक इंसान की मौत हो चुकी थी, इसलिए मैं ये ज़्यादा जानकारी हासिल नहीं हो पाई। इसलिए शायद मैंने तुम्हें इसलिए ही वहाँ पर ये सारी इन्फॉर्मेशन ही बताई थी, वही मुझे अभी तक याद है। मुझे जहाँ तक यकीन है कि तुम इस केस को अच्छे से सोल्व कर सकती हो, तुम्हारे अंदर वह काबिलियत है एक ऑफिसर के अंदर जो होनी चाहिए। तुम्हें अंदर से मुझे लगता है कि तुम ऊपर से डॉक्टर भी हो और एक अच्छे दिमाग वाली लड़की भी हो। अब अनिका कुछ पल के लिए तो सोच जाती है, और लेकिन फिर वह चुप हो जाती है और सोचने लग जाती है, फिर अपनी ख्यालों की दुनिया से बाहर आती है। वह इंस्पेक्टर अब्बास से कहती है, ओके सर, इस केस को सोल्व करने के लिए मुझे अपने लेवल पर ही अपने ही कुछ आदमियों को ही ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, आपको जो करना है अनीका तुम कर सकती हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। अब इंस्पेक्टर अब्बास बस इस केस को सोल्व करवाना चाहते थे, इसलिए उन्हें भी इस चीज़ में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था कि अनीका किसे अपनी टीम में शामिल करना चाहती थी और किसे नहीं करना चाहती थी। इसलिए वह अनीका से कुछ नहीं कहते। तुम अपने आप पर विश्वास रखो, और इसके साथ हमारे डिपार्टमेंट के किसी भी ऑफिसर की तुम्हें ज़रूरत हो, किसी भी काम के सिलसिले में कोई भी इंफॉर्मेशन निकलवानी हो, किसी की भी डिटेल निकलवानी हो, तो तुम हमें बता सकती हो और पूछ सकती हो। तो मैं अपनी तरफ से पूरी तरह से तुम्हारा साथ दूंगा और कोशिश करूंगा। पर मुझे ये केस जल्द से जल्द सोल्व करना है, क्योंकि इस केस की वजह से न जाने कितनी रातें से मेरी नींद और चैन खोया हुआ है, क्योंकि मुझे इस केस के बारे में कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा है। इसलिए मैं मुंबई से सीधा ट्रांसफ़र करवा के दिल्ली तक यहाँ पर आया हूँ। दूसरी तरफ मारवा हाउस में सनी अपने कमरे में अपने फ़ोन पर कुछ वीडियो गेम खेल रहा था। वह अपने वीडियो गेम खेलते हुए काफ़ी टाइम हो चुका था। कहीं ना कहीं अब वह रिया की वीडियो गेम के लिए बहुत ही मिस कर रहा था। जब से रिया ने अपनी पढ़ाई पर फोकस किया है तो वह लाइव स्ट्रीम में कभी नहीं देखी जाती, और नहीं वो कभी लाइव स्ट्रीम में आती है, क्योंकि न जाने अब रिया में ये पढ़ाई का जुनून कब से आ गया। ये सब सनी सोच रहा था। फिर सोच रहा था कि रिया के बिना गेम प्लेटफॉर्म पर वो इंटरेस्ट का जो रिया के साथ गेम खेलने में होता है। अब जैसे ही सनी को बच्चों का ख्याल आता है रिया के साथ, तो वह अपने कमरे से उठ जाता है और अपने फ़ोन को पॉकेट में डाल लेता है और बच्चों के कमरे की तरफ अपने कदम बढ़ा देता है। वहाँ दूसरे रूम में तीनों बच्चे ही आराम से अपने अपने कामों में व्यस्त थे। आर्यन जहाँ पर अपने मैथ के कंक्लूजन को सोल्व कर रहा था, उन्हें पढ़कर और अच्छे से, तो दूसरी तरफ अलेक्जेंडर साइंस की चीज़ें अच्छे से पढ़ रहा था। तो दूसरी तरफ रिया भी कुछ सर्च कर रही थी। वह अपनी स्कूल होमवर्क के प्रोजेक्ट के लिए कुछ सर्च कर रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं तीनों बच्चे ही व्यस्त थे और बाद में अपने अपने काम पर फोकस करके काम कर रहे थे। तो एकदम से तीनों बच्चे हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके रूम में कोई आ चुका है और वो उन्हें देख रहा है। जैसे ही तीनों बच्चे ऊपर की तरफ अपना फेस करते हैं तो उनके सामने और कोई नहीं बल्कि सनी ही था। वह एकदम से खुश हो जाते हैं। तीनों एक अपना अपना काम छोड़कर सनी की तरफ भागने लग जाते हैं। रिया भी लिपट जाती है और हेलो चाचू, आप कैसे हो? तभी सनी कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पता नहीं क्यों मैं बोर हो रहा था, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना बच्चों के साथ चलकर थोड़ी सी मस्ती की जाए। तीनों बच्चे ही सनी की इस बात को सुनकर एकदम से खुश हो जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जितने दिन भी अब यहाँ मारवा हाउस में हैं, इसलिए वह फैमिली के साथ इन तीनों को अच्छे से स्पेंड करना चाहते थे। वह अच्छी तरह से जानते थे कि उनका काम तो बाद में भी हो सकता है, लेकिन अभी उन्हें चाचू के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। अब तीनों बच्चे अपना अपना काम छोड़कर सनी के चारों तरफ चक्कर लगाने लग जाते हैं। तो फिर सनी कहता है कि ये क्या कर रहे हो? फिर बच्चे कहते हैं कि बस ऐसे ही, आजकल हमें काफ़ी अच्छा लगता है। अब सनी भी हंसने लग जाता है और फिर वे कहते हैं कि चलो चाचू आराम से बैठ कर बातें करते हैं। और हाँ, इतना कहकर सनी भी उनके हाथ के इशारे की तरफ कदम बढ़ा देता है। चलो आज हम सारे मिलकर यहाँ वीडियो गेम खेलते हैं, इसमें भी जीतेंगे, उसमें भी जीतेंगे, सब में जीतेंगे।
फिर सनी कहता है कि जो भी जीतेगा उसे फिर एक गिफ्ट मिलेगा। अब तीनों बच्चे काफी हैरान भी थे क्योंकि उन्हें पता था गेम में तो रिया को ही जीतना है, पहले से ही उसकी पसंद जो वीडियो गेम है। लेकिन आर्यन और अलेक्जेंडर को ये गेम ज़्यादा पसंद नहीं था, उन्हें सिर्फ अपनी पढ़ाई में ही रुचि थी। मतलब ये था कि सनी के लिए बस रिया को गेम खिलाना था और वो वही काम करने के लिए ही आया था। अब खेलते खेलते रिया ने अचानक से ही सनी से एक ऐसा सवाल पूछ लिया जिससे सनी का भी दिमाग घूम जाता है। तभी रिया ने सनी से कहा, सनी चाचू आपने क्या किया है? आप तो अपना खुद का बिजनेस करने वाले थे ना गेम की फील्ड में, आपके बिजनेस का क्या हुआ? और तभी सनी ने रिया की बातों को सुना और उससे अपना मुंह कहता है, रिया कुछ भी नहीं हुआ यार। तभी रिया एकदम से शॉक हो जाती है और कहती है, लेकिन चाचू आप तो जल्द ही आपकी शादी होने वाली है, आपने अभी तक कुछ काम भी स्टार्ट नहीं किया। अब रिया काफी फेस पर एक्सप्रेशन देते हुए कहती है कि चाचू ओमकार मामू की शादी होने वाली है और उन्होंने भी आकाश मामू का ऑफिस ज्वाइन कर लिया है, तो आप भी कुछ ऐसा ही कुछ क्यों नहीं करते? मेरे पापा के साथ ऑफिस क्यों नहीं ज्वाइन करते? अब सनी भी रिया की बात सुनकर उसे भी कुछ ठीक ठीक लगता है, लेकिन उसे कभी भी रोहित मारवा का बिजनेस ज्वाइन करने के बारे में कभी सोचा ही नहीं था। जो आज रिया ने आइडिया दिया है उस सनी सोच रहा था ये पहले मेरे दिमाग में आइडिया क्यों नहीं आया। तभी अलेक्जेंडर और आर्यन भी सरप्राइज हो जाते हैं कि रिया ने ऐसी बातें की और सनी चाचू तो काफ़ी अपनी ख्यालों की दुनिया में खो गया है। एक दूसरे की आंखों में कुछ देखते हैं और फिर समझ जाते हैं कि चाचू ने तो रिया की क्लास की आंखों में देखते हुए कहा, चाचू रिया की बात बिल्कुल ठीक ही है और वो जो कह रही है बिल्कुल ठीक ही कह रही है, क्योंकि अब आपकी शादी होने वाली है तो आपको भी और कहीं नहीं बल्कि हमारे डैड मिस्टर रोहित मारवा का बिजनेस ही ज्वाइन कर। अनिका इंस्पेक्टर बस से कहती है कि आखिर हमारे देश में ये सब क्या चल रहा है, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, लेकिन ये मेरा फ़र्ज़ है अपने देश के लिए, इसलिए मैं इसे पीछे कदम नहीं हटा सकती और मैं इसे जल्द से जल्द इस केस को सोल्व करना चाहती हूँ। इस जो भी है इस खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन से बचना चाहती हूँ। मुझे नहीं पता कि ये लोग इस हॉस्पिटल में क्या कर रहे होंगे, क्या नहीं करते होंगे, लेकिन अगर ये वुमेन्स के ऊपर ऐसे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो यहाँ कहीं ना कहीं हमारे देश के लिए एक काफ़ी खतरनाक साबित होने वाला है। बस इसलिए यहाँ पर इस केस में आप सबके साथ इन्वॉल्व हूँ। अनिका इंस्पेक्टर अरबाज से कहती है, सर ओके, मैं एक बार जाकर भूमि और कौटिल्य से भी मिलकर आती हूँ, आखिर उसके पास भी क्या अपडेट है। तभी अनिका इंस्पेक्टर अरबाज को बाय बोलकर उनके कैबिन की तरफ कदम बढ़ा देती है। अब अनिका भूमि के कैबिन में जाती है। अनिका भूमि के कैबिन में पहुंच जाती है और फिर भूमि के पास बैठकर भूमि कहती है कि भाभी आप कब आए। तभी अनिका हाथ के इशारे से कुछ नहीं कहती है और चुप रहने का इशारा करती है। अब अनिका सीधा कहती है, भूमि तुम्हें क्या उस केस के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिली है? अगर मिली है तो तुम मुझे बता सकती हो, कोई भी न्यू अपडेट। भूमि कहती है, नहीं अभी तक तो ऐसी कोई भी अपडेट नहीं मिली। तभी कौटिल्य की तरफ देखती है। कौटिल्य के पास अब तक कोई भी ऐसा केस के बारे में कोई भी लीड नहीं मिली थी। अनिका भूमिका से कहती है, भूमि मुझे लगता है कि जब मैंने ये डीएनए की रिपोर्ट प्रीति को भेजी थी तो जब तक इसके बारे में हमें कुछ पता चला था तब तक मुझे लगता था कि इसे मेंटल हॉस्पिटल के अंदर जाकर एक बार वहाँ का नज़ारा देखना चाहिए, क्योंकि इंस्पेक्टर अरबाज ने बताया था कि वो एक मेंटल हॉस्पिटल से भागकर आगे की तरफ आया था और उसकी पागलों जैसी हालत भी वहीं से निकलने से पहले ही थी। अब भूमि के दिमाग में भी कुछ आइडिया आता है। अब अनिका की बात सुनने के बाद फिर वह अनिका से कहती है, हाँ अनिका तुम बिल्कुल राइट कह रही हो कि क्योंकि मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा था कि एक बार हमें उस मेंटल हॉस्पिटल में जाकर देखना तो चाहिए कि भी वहाँ आखिर चल क्या रहा है। अनिका कौटिल्य से भी कहती है, कौटिल्य जहाँ तक हो सके जितना हो सके उस हॉस्पिटल के जितने भी सीसीटीवी कैमरे हैं उनको हैक कर लो। आखिर हम देखे भी तो देखे क्या आखिर उस हॉस्पिटल में चल क्या रहा है, ऐसा क्या हो रहा है वहाँ। अगर हम डायरेक्ट उस हॉस्पिटल में जाएंगे तो हॉस्पिटल वाले शायद हमें अंदर तक ना जाने दें। वहाँ के काफ़ी ऐसे रूल रेगुलेशन हैं कि हमें अंदर ना जाने दें, तो हमारे हाथ में कुछ नहीं लगेगा। लेकिन हमारे द्वारा छोड़े गए हॉस्पिटल जाएंगे तो हमारे जाने से पहले ही
वहाँ पर इंफॉर्मेशन पहुँच चुकी होगी और वहाँ के सारे सबूत वहाँ से मिटा दिए जाएंगे। इसलिए हमारे हाथ वहाँ पर कोई भी सबूत नहीं लगेगा। इसलिए जितना जल्दी हो सके तुम हॉस्पिटल के सभी सीसीटीवी कैमरों को हैक कर सकते हो। तभी कौटिल्य भी अनिका की बात सुनकर सहमति जता देता है। कौटिल्य भी अब हम हमें अपनी गर्दन हिला देता है। अब अनिका माहौल को थोड़ा सा ठंडा करते हैं और बाहर की तरफ अपने कदम बढ़ा देती है। साथ ही अपनी लाइफ को भी लेकर काफ़ी अब बीटी समझ चुकी थी। अनिका की ये बात सुनकर भूमि भी सोच में पड़ गई थी, क्योंकि जब से अनिका ने कहा था कि इस केस के बारे में तुम्हें कोई लीड मिली है, लेकिन भूमिका ने तो नाम ही ला दिया था। अब वो सोच रही थी कि अनिका ये सोच रही होगी कि मैं जानबूझकर काम नहीं करना चाहती या फिर मैं कामचोर हो चुकी हूँ, लेकिन मुझे पता है कि मैं कामचोर नहीं हूँ। क्योंकि अनिका बाहर की तरफ अपने कदम बढ़ा चुकी थी, लेकिन तभी उसे कुछ बात याद आती है। तभी वह पीछे की तरफ कदम बढ़ाकर वापस आ जाती है। अब भूमि अपनी जगह से खड़ी होती है और फिर कहती है, क्या हुआ अनिका, तुम काफ़ी परेशान लग रही हो। फिर अनिका कहती है कि नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है, क्योंकि मैंने एक बात तो तुम्हें बताई ही नहीं। अब भूमि कहती है कि क्या। फिर अनिका कहती है कि तुम्हारे नॉन में तुम्हारे आसपास काबिल तारीफ जो भी विश्वसनीय ऑफिसर हैं जो हमारी सहायता कर सके, तुम उन्हें अपनी टीम में शामिल कर सकती हो। भूमि कहती है कि हाँ अनिका, मैंने पहले से ही अपनी सभी विश्वसनीय साथियों को अपनी इस टीम में शामिल कर लिया था। जैसे ही अर्जुन सिंह, छठी इंद्री, ये सब मैंने अपनी टीम से पहले ही शामिल कर रखे हैं। अनिका भूमि का की बात सुनकर सहमति जताती है। अनिका के फ़ोन पर एक मैसेज नोटिफिकेशन फ्लैश होता है। अनिका जैसे ही अपने फ़ोन को निकालकर मैसेज देखती है तो वह मैसेज और किसी का नहीं बल्कि प्रीति का भेजा हुआ था। वहाँ पर प्रीति ने कहा था कि अनिका जैसे ही देखती है उसमें लिखा था वर्क इज डन। तभी अनिका के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। अनिका पर एक स्माइल भूमि और कौटिल्य भी देख रहे थे। अब वह समझ जाती है कि प्रीति ने अपना काम कंप्लीट कर लिया है। अनिका के चेहरे को देखते हुए भूमि कहती है, क्या बात है अनिका, किसका मैसेज है, तुम एकदम से ऐसे स्माइल क्यों कर रही हो। तभी अनिका कहती है कि बस कुछ नहीं, क्योंकि मुझे प्रीति के ऊपर जितना विश्वास था प्रीति ने उससे ज़्यादा ही मुझसे काम दिया है, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि प्रीति ये काम अच्छे से कर लेगी और जल्द से जल्द इसे सोल्व भी कर लेगी। लेकिन अभी प्रीति का मैसेज आया है कि शायद उसने ये काम डीएनए के बारे में सारी रिसर्च पूरी कर ली है और सभी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा भी कर ली है, इसलिए उसने मुझे ये मैसेज अपडेट किया है। आई थिंक मुझे अब चलना चाहिए, मुझे जल्द से जल्द घर जाना चाहिए। आखिर कौन सा ये लोग इंसानों को किस तरीके से दरिंदे बनाते हैं और ये कैसा खेल खेल रहे हैं। अब अनिका और कौटिल्य और भूमि को भी अलविदा करती है और उसके बाद अपनी गाड़ी में बैठकर अंडरग्राउंड लैब की तरफ कदम बढ़ा देती है। अब अनिका घर पहुंचने ही वाली थी। अनिका फ़ोन उठाती है तो दूसरी तरफ से प्रीति कॉल उठा लेती है। प्रीति जैसे ही कॉल को उठाती है तो अनिका का कट जाता है, लेकिन प्रीति कॉल करती है तो अनिका दूसरी तरफ से आवाज़ करती है, हाँ नहीं प्रीति क्या हुआ। दूसरी तरफ से प्रीति की आवाज़ आती है, हाँ अनिका दी। तभी अनिका कहती है कि क्या रहा प्रीति, क्या तुमने डीएनए कोई रिपोर्ट्स पूरी तरह से देख ली है, क्या तुमने उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ली है। तभी प्रीति कहती है, हाँ दी, मैंने उसके बारे में सारी स्टडी कर ली है और मैंने सारी फाइल को भी अपने हाथों में ले रखा है और सारी रिपोर्ट्स निकलवा ली हैं। तभी अनिका कहती है, प्रीति यह डाटा हमारे लिए बहुत ही गोपनीय है, इसलिए जहाँ तक हो सके मुझे पता है कि हमें इसको शेयर नहीं करना चाहिए। अनिका प्रीति को कहती है, प्रीति भी जल्दी से मारवा हाउस के लिए निकल जाती है, जहाँ तुम जितना जल्दी हो सके रिपोर्ट्स को लेकर मुझे सीधा अंडरग्राउंड लैब की तरफ ही मिलना। ये बात सुनकर कहीं ना कहीं प्रीति की भी इस बात से एग्री करती है, क्योंकि जब प्रीति ने इस रिपोर्ट्स के बारे में सारे डाटा कलेक्ट किए थे तभी ही प्रीति इस बात के बारे में समझ जाती है, क्योंकि इस रिपोर्ट्स में इतनी गोपनीयता रखनी बहुत ज़रूरी है। प्रीति भी अब अनिका की बात में हम भर देती है। हॉस्पिटल से अब प्रीति सीधा मारवा हाउस के लिए निकल जाती है। उधर अनिका भी अब मारवा हाउस के लिए निकल चुकी थी और वह पहुंच भी जाती है। कुछ टाइम के बाद जैसे ही वह मारवा हाउस में के बाहर पहुंचती है तो वहाँ एक सिक्योरिटी गार्ड जल्दी से आता है और गेट खोल देता है। अनिका जैसे ही अंदर जाती है, क्योंकि अनिका काफ़ी
स्पीड से आई थी तो जल्दी से जल्दी रिपोर्ट्स के बारे में पता लगाना चाहती थी। तभी एक दूसरी सिक्योरिटी गार्ड आता है और वह आकर उसकी गाड़ी का दरवाज़ा खोलता है। अनिका अपनी गाड़ी से नीचे की तरफ कदम बढ़ा देती है और चाबी को उस ड्राइवर की तरफ फेंक देती है। वह सिक्योरिटी गार्ड अनिका की इतनी हड़बड़ी को देखकर काफ़ी हैरान भी था, क्योंकि आज से पहले तो अनिका ने ऐसे कुछ नहीं किया था। वह ये देखकर भी हैरान था, लेकिन अभी वह गाड़ी में बैठकर गाड़ी को अंदर पार्किंग लॉट में ले जाता है और चाबी को वहीं पर। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं। वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।